कौन सा लेक्चर है स्टूडेंट, कुछ पता है? लेक्चर 19। हेडिंग बनाई तो अच्छा, एन फैक्टर तो हम लोग दो जगह देख रहे हैं। अब रेडॉक्स का भी एन फैक्टर देखना स्टार्ट कर दिया है, राइट? लिखिए, हाउ कैन वी, हेडिंग बना लीजिएगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस in a given reaction with the help of other chemical substance. यहां देखिएगा स्टूडेंट, हेडिंग क्या है, ध्यान से सब लोग यहां देखेंगे। यह एक और ले लीजिए। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है, इज इट राइट? और जनरली आपका एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट एरो के लेफ्ट में रहेगा और प्रोडक्ट एरो के राइट में। और एक साल के बाद मुझे याद रहेगा, आप हो सकता है भूल जाए, बट मुझे कहाँ के लिए कौन सा बात बोल रहा हूँ वो मुझे याद रहता है। तो मैं क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे रेडॉक्स, बिना रेडॉक्स का काम ही नहीं चलेगा। तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो पहले बोलूँगा, उसके पहले मैं रेडॉक्स का एक्चुअली टेस्ट ही ले लेता हूँ, वजह रिवीजन हो जाएगा। और उसका पूरा का पूरा रेडॉक्स वहाँ पे यूज होता है विग्रसली, और वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का भी एन फैक्टर चाहिए होता है। बट जनरली रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग किसका एन फैक्टर निकालने के लिए सीख रहे हैं? एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। या तो उस केस में किसी भी गिवन रिएक्शन में, एक मेरा गिवन रिएक्शन है तो उसमें किसी ना किसी का मुझे एन फैक्टर पता होगा, डैम श्योर। तो उसके हेल्प से दूसरे का एन फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरा हेडिंग है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ अदर केमिकल सब्सटेंस इन ए गिवन रिएक्शन। तो उसके लिए क्राइटेरिया है ऐसे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन बैलेंस हो या अनबैलेंस हो मैटर नहीं करता। बट इस बात के लिए कि किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर निकालने के लिए दूसरे कंपाउंड के हेल्प से हम लोग आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। तो उसमें रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। क्या करना है? बैलेंस्ड, राइट? तो मान लेते हैं कि ये मेरा रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, इज इट राइट? और एक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है? वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल। तो इसका 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेगा, यही बोल रहा है ना। इसका 2 मोल इसका कितना मोल से, ऐसा कितना मोल देगा, ऐसा कितना मोल, यस। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज हम लोग 2 मोल लेकर काम करें? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 मोल लें, राइट? तो मान लेते हैं कि इसका 2 मोल ले लिए, लेट अस सपोज। इसका कितना मोल है स्टूडेंट? 4। अगर इसका 2 लेते हैं तो इसका कितना मिलेगा? 4। इसका कितना मिलेगा? 3। इसका कितना मिलेगा? 1। ओके, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर निकालने के लिए आता हो, बट मैं इक्विवेलेंट वेट प्रोडक्ट साइड का पूछ रहा हूँ। और इक्विवेलेंट ऑफ वेट आप तभी बता पाएंगे ना जब आपको एन फैक्टर पता रहेगा, राइट? तो सपोज कीजिए, लेट अस सपोज एन फैक्टर ऑफ ए इक्वल टू 3। मैंने कुछ आइडिया लगाया, कहीं से कुछ तो हेल्प मिलेगा। अगर एसिड रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन देखूंगा, अगर रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, राइट,
तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस देखेंगे एजेंट का। तो इसका n फैक्टर है 3, एग्री? बोलिए, दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट? ओके 6, बट है क्या? नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ व्हाट? तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल गया? अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे किसका हेल्प ले रहा हूँ? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का। तो अगर यहाँ पे इसका ए का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ए का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 6 है, तो सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यस, ए का जितना इक्विवेलेंट रहेगा बी का भी क्या रहेगा? उतना ही इक्विवेलेंट रहेगा, और सी का भी सेम रहेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए must be equal to number of equivalent of B, must be equal to number of equivalent of C, and must be equal to what? Number of equivalent of D. तो अब आपको तो पता चल गया ना कि A का कितना इक्विवेलेंट? 6। तो B का 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें? तो सर 1.5 से, है ना? ये है का मोल, तो ये 1.5 रहेगा क्या? n फैक्टर रहेगा, एग्री ना? तो किसी एक का पता चल गया तो क्या बाकी सबका नहीं निकल जाएगा? यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा, यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा, यहाँ भी होना पड़ेगा 6, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसका मतलब बी का एन फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया? 1. ठीक है, समझिएगा विदार से 1.5। इसको 6 होने के लिए सी का कितना होना पड़ेगा? वेरी गुड। आई इसका कितना होना पड़ेगा? क्या सबका एन फैक्टर पता चल गया? यस। तो बहुत टफ था, इतना आसान था, बट उसके लिए रिएक्शन शुड बी, जो कोफिशिएंट है उसको मोल मान लीजिएगा। अब बाद में किसी एक का तो पता रहेगा। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज रिएक्टेंट साइड का पता रहेगा? समटाइम्स प्रोडक्ट्स का साइड का ही आपको पता हो। तो इस पूरे रिएक्शन में किसी एक का भी पता रहेगा तो बाकी सबका निकल जाएगा, बट उसके लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अब इसमें बहुत कहानी बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं था, यही ट्रिक था। मतलब मेरा हेडिंग ही था, हाउ कैन वी फाइंड आउट एन फैक्टर ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ अदर कंपाउंड इन ए गिवन रिएक्शन। तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। इज इट राइट? देखिए, ये भी मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, ठीक है? 2a + 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू, तो एक कौन सा रिएक्शन रहा होगा? OH या RH? RH। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा हुआ है, और ये मेरा एक रिएक्शन है, अब तब यहाँ से पूछ रहे हैं ए का एन फैक्टर कितना? नहीं, बिना कैलकुलेट कर किए हुए बताइए। एन फैक्टर डिफाइंड फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल के लिए, तो मैं ही दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे 4। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मॉलिक्यूल के कितना इलेक्ट्रॉन? तो इतना आसान था, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में बोला था ना कि 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट ही देख रहे हैं, 2 के लिए कितना गेन किया है? 4, तो 1 के लिए कितना गेन करेगा? तो वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। डिफिनेशन को पकड़ के रखना है, डिफिनेशन पकड़ के रखिएगा तो चीज़ें ऐसे बन जाएगा। अब वैसे ही इसका 4 यहाँ पे बी का कितना मॉलिक्यूल है? 4। इसका 4 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा? 1 इन्वॉल्व रहेगा। इट राइट? इसका मतलब जानबूझ के मैं यहाँ पे 2 लगाया था चेक करने के लिए कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो बच्चे क्या यहाँ पे कैसे निकालेंगे? इसका मतलब डिफिनेशन को हम लोग को इंपॉर्टेंस देना है, पकड़ के रखना है, राइट? समटाइम्स डिफिनेशन अगर हाथ में रहेगा तो वहाँ से ही हाथों हाथ आप निकाल लीजिएगा, बस डिफिनेशन बोले आंसर आ गया, राइट?
तो यहाँ पे n फैक्टर a का कितना रहेगा 2, n फैक्टर b का कितना रहेगा 1 रहेगा। ओके स्टूडेंट, अच्छा आप लोग को परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम पढ़ाया हूँ, ऐसा कोई टर्म परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम? चलिए कॉन्सेंट्रेशन का एक मुझे भी दीजिए, ये जो पेज डिस्ट्रीब्यूट किया है ना उसका एक पेज मुझे दीजिए अभी। हाँ मेरे लिए कॉन्सेंट्रेशन का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए फास्ट। कॉन्सेंट्रेशन का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेंट्रेशन का जहां से कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट होता है ऊपर में लिखा हुआ होगा कॉन्सेंट्रेशन, उसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। स्टूडेंट जो लोग वीडियो फॉलो करते रहते हैं, मैं कंसंट्रेशन टॉपिक जो आपको क्लास के साथ में मिला हुआ है उसमें कंसंट्रेशन का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो एक लाइन का है। मोलैलिटी का डिफिनेशन क्या होता है? फार्मूला यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया करेक्ट, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 150 ग्राम सॉल्वेंट है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। एक लाइन का ही तो प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द मीनिंग ऑफ शुगर सिरप? शरबत। शुगर सिरप का मतलब क्या रहेगा? शुगर हो गया और कुछ सॉल्वेंट नहीं दिया तो वाटर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। A sugar syrup of weight this one contain 34.2 gram of sugar. कैलकुलेट मोलल कॉन्सेंट्रेशन। मोलल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम मोलर बोलते तो मोलरिटी की बात करते राइट। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट, यहां देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 34.2 ग्राम। तो क्या यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? पूरा सिरप का मास दिया हुआ था हाउ मच 214.2 माइनस 34.2 एग्री। 1 ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा 34.2 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा C12H22O11 का 342। ये तो और भी आसान हो गया आपके लिए। कितना 1/10 देन मोलैलिटी इक्वल टू
1/10 और डिवाइड बाई, तो इसको माइनस किए तो कितना आया है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। 180/1000। कैलकुलेशन पार्ट आपका हो जाएगा कैलकुलेट। चलिए थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m aqueous सॉल्यूशन। स्मॉल m है, नॉट कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग को बताना है कि दिए हुए क्या हैं, 1 मिनट, क्या दिया गया है, मोलैलिटी दिए हुए हैं। अब मोलैलिटी दिया है इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन का बना हुआ है, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। अब पूछ क्या रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, मतलब वन कॉन्सेंट्रेशन देकर दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो मुझे बस इतना आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसके लिए बनाना शुरू कीजिए, बीच रास्ते में पता चलेगा है या नहीं है। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर वे, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में मोल फ्रैक्शन शुगर का, ये तो और भी आसान है। यहां देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर डिवाइड बाई टोटल मोल 1/10 अब प्लस 180/18। क्या मैंने सही लिखा? यही आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। इससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट देखकर भी कितना कुछ बनाते थे, राइट। तो उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन, बस 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब प्रॉब्लम में अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं और बोला हुआ है एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट तो मेंशन ही है, आगे आंसर। अच्छा स्टूडेंट बताइए कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे मोलैलिटी दिया हुआ है, राइट। कितना एम, जरा डिफिनेशन पढ़े तो। 1 m का मोलैलिटी का डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 मोल है, 1 m है, इसका मतलब इसका 1 मोल है 1 kg में। 1 मोल किसका है, सॉल्यूट का ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। तो 1 m इसका मतलब कि अगर सॉल्वेंट का मास 1 kg लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना रहेगा, 1 रहेगा।
इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg, तो देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना 1। यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताने के लिए आपको फार्मूला क्या रहेगा बोलना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल। ओके, इज इट कंपल्सरी? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई मतलब है कि सर आप 1 kg ही क्यों लिए? वन कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट करने के लिए क्या क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? ये मेरी मर्जी है, जो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, राइट। तो मैंने सबसे अच्छा 1 kg ही पकड़ लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए तो आपका काम बन गया। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकलेगा, सॉल्वेंट का मास 1 kg आप खुद पकड़े हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना? इतना आसान था, 55.56, 55 तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एवरीवन सॉल्यूट का? क्या इतना लिख सकते हैं 1/1 + 55.56? ये तो आंसर होना चाहिए। इसमें कहीं भी आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट हुआ, इसका मतलब मोललिटी देकर मोल फ्रैक्शन में पूछेंगे तो डेंसिटी का रिक्वायरमेंट, अगर डेंसिटी का तो रिक्वायरमेंट रहता तो क्वेश्चन में मेंशन रहता, ठीक है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, क्लिक नहीं किया। ओके, बाकी सब लोग को समझ में आ गया है? डेफिनेशन को पकड़ के रखना है, छोड़ कर नहीं रखना है। डेफिनेशन हाथ में रहेगा। 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? और आप लोग तो इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्लास में किए ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्लास करने में करवाने में यही डर लगता रहता है कि बच्चे को एक्चुअली घर पे कर रहे हैं बट सही चीज़ों को पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऑनलाइन में किए हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट देखकर 5 या 6 कॉन्सेंट्रेशन पूछते थे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिए। पूछते क्या थे? परसेंटेज वेट बाई वेट, मोलरिटी, करेक्ट। अब तो नॉर्मलिटी भी ऐड हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ तो बस एक ही चीज़ पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सबका पेन चलना चाहिए। कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, मतलब I2 हो गया मेरा सॉल्यूट, राइट, और सॉल्वेंट क्या हो गया? बेंजीन। कितना है मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट? 0.2। मोल फ्रैक्शन अगर मैं बता रहा हूँ इसका मतलब सॉल्यूशन बना चुके, और निकालना क्या है? मोललिटी। तो मोललिटी निकालने के लिए क्या चाहिए जिससे कि मेरा आंसर आ जाए? तो सर किसी भी तरीके से ये अगर पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, तो सर मेरा काम बन जाएगा। यही है ना। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसमें बनाने का तरीका यहाँ सबको देखना है। अब तो कुछ मान लेते हैं टोटल मोल, आपकी मेरी मर्जी है कितना माना जाए। सबसे आसान रहेगा 1 मानना, सबसे बेटर रहेगा। हम लोग n मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल इज n, मान सकते हैं ना। लेट टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू व्हाट? n।
करेक्ट। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन I2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 और डिवाइड बाई, इतना लिख सकते हैं एवरीवन, सही है ना, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। वन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो वन कॉन्सेंट्रेशन, तो जहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा वहाँ से फिर आगे बढ़ना है। एक मिनट पहले प्रॉब्लम बनाने का तरीका समझिए। जहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा वहाँ से अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ पे टोटल मोल मानना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, राइट। देखते हैं जहाँ पे मोलरिटी दिया रहता है तो वहाँ पे मैं वॉल्यूम मानता हूँ, मोलरिटी दिया रहता है तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट लेता हूँ, उससे मेरे लिए आसानी रहता है। अदरवाइज थोड़ा सा बनेगा, कुछ भी मान सकते हैं बनेगा, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस 0.2n, इज इट राइट? ओके, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा एवरीवन? तो सर टोटल मोल था n, अब आयोडीन का नंबर ऑफ मोल हो गया 0.2n, राइट। तो टोटल मोल में से अगर आयोडीन का नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दें तो मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन मिल जाएगा, एग्री ना? हाउ मच? तो क्या मास ऑफ बेंजीन यहां से निकाल लेंगे? बोलिए भाई हाँ या ना, नहीं निकलेगा तो आप सोचेंगे कुछ। तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन? 78, तो 0.8n इंटू क्या 78 लिख सकते हैं, बट ये केजी में मिलेगा या ग्राम में? ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सर? ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं। नाउ इट कन्वर्ट इनटू, क्या आपका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ डिफिनेशन के लिए? डिफिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता हो गया, और क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और बेंजीन यहाँ पे क्या मेरा क्या है, सॉल्वेंट, केजी में निकल गया। अभी बस यहाँ पे पुट कीजिए, अब पुट करने के बाद देखिए तो n कैंसिल आउट होता है। पुट करने के बाद यहाँ पे जब इसमें पुट करेंगे तो क्या रहेगा, m इक्वल टू 0.2n डिवाइडेड बाई 0.8 n इंटू 78 और डिवाइड बाई कितना, 1000 ना, इस 1000 को ऊपर भेज दें, n और n आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो n तो पता भी नहीं था ना, तो हम लोग कुछ भी मान लिए थे। अब n का वैल्यू क्या ले सकते थे, 1 लेते तो आगे चल को 1 कैंसिल होता, 2 लेते तो 2 कैंसिल हो जाता, 1000 मोल भी लेते तो आगे चल क्या होता। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल कितना मानते हैं उस पर आंसर पे कोई इफेक्ट आपकी मर्जी है। इसका टोटल नंबर ऑफ मोल 1 भी मानते तब भी सेम आंसर आता, बिकॉज इसमें n पे, ये तो हम लोग का पहला लाइन ही था कि फॉर ए गिवन सॉल्यूशन वन कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज इट राइट? कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग से, 0.2 इंटू 1000 और डिवाइड बाई 0.8 इंटू 78, देखिए तो आंसर आता है, आ गया? ओके, तो एक क्वेश्चन नहीं बन सकता था, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। चलिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, डू इट फास्ट। एक्सरसाइज 2 कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1। हो गया, तो सेकेंड क्वेश्चन बनाइए।
NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? देखते हो स्टूडेंट, मैंने सही लिखा है। मोलरिटी का क्या फार्मूला है? बोलिए मेरे साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 250 ml का मतलब 1/4 लीटर, राइट। और ये है ग्राम, इसको और मेरा सॉल्यूट क्या है? NaOH। तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर वाला क्या मिला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है? लीटर। ये तो आंसर रहेगा, करेक्ट। एक लाइन का क्वेश्चन था। एक मिनट। अब इसी का आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही सब लोग यहाँ देखेंगे नॉर्मलिटी पूछते। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? मोनो एसिडिक बेस। क्या है? अब मोनो एसिडिक बेस में का तो मैक्सिमम कैपेसिटी एक ही 1OH माइनस सी सप्लाई करने का है। तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ NaOH? एन फैक्टर ऑफ NaOH ऑलवेज कितना रहेगा? यस, 1 रहेगा। तो एन और नॉर्मलिटी और मोलरिटी में यहाँ सब लोग देखिए भाई क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन था? एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, इज इट राइट? और जब एन फैक्टर 1 है तो नहीं रहता कि जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी रहेगा। यहाँ से नॉर्मलिटी भी निकल गया, करेक्ट। कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जिनके पास भी हार्ड कॉपी है, इसमें एक और क्वेश्चन बनाइए तो। हालांकि इतना से भी हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोला गया है? मास ऑफ सॉल्यूट, इज इट राइट? भाई m इंटू भी क्या देता है? अगर v को लीटर में लिख दे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो मोलरिटी तो दिया हुआ है, हाउ मच मोलरिटी? 0.2। और वॉल्यूम कितना है? कितना वॉल्यूम में पूछा गया है? 500 ml ना। तो उसका लीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये क्या मिलेगा? मिलीमोल या मोल? वॉल्यूम को लीटर में लेंगे तो क्या मिलेगा? m इंटू वी गिव्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इज इट राइट? तो 0.1 मोल, करेक्ट ना। और ये है क्या? 0.1 मोल किसका? NaOH का, इज इट राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू 0.1। तो क्या यहाँ से मास ऑफ NaOH नहीं निकाल पाएंगे? मोल इंटू मोलर मास 4 ग्राम, करेक्ट है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते हैं ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 500 ml। तो सर यहाँ पे n इंटू वी करते, क्या करते? तो मोलरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी नहीं निकल जाएगा। NaOH का एन फैक्टर ऑलवेज कितना रहेगा? तो भाई जो मोलरिटी है वही तो नॉर्मलिटी है। जो मोलरिटी है वही क्या है? नॉर्मलिटी है। तो क्या इसको डायरेक्टली 0.2 इंटू हाफ कर दे? कितना रहेगा? 0. तो नंबर ऑफ मोल भी इसका 0.1 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी इसका 0.1 रहेगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना? तो बोलिए मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। आप लोग बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होने से कोई इशू नहीं है। बाद में आप आफ्टर 5 ईयर्स सुनिएगा जब मैं क्लास कर रहा था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय
एन फैक्टर, एन एच का एन फैक्टर तो 1 ही है, तो मॉलिकुलर वेट जो रहेगा वही उसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। यस। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। मान लीजिए V लीटर रिक्वायरमेंट है, मान तो पड़ेगा, राइट। मोलरिटी का फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। मैंने मान लिया V लीटर, ये तो निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, राइट। कितना 0.1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है या उसका मास दिया हुआ है, तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट कर दे 13.25 ग्राम है ना। सोडियम कार्बोनेट का कितना मॉलिक्यूलर वेट है 10 और डिवाइड बाई V। ओनली अननोन इज व्हाट, भी निकल जाएगा यहाँ से। एक लाइन का क्वेश्चन था, 2 लाइन भी नहीं लगना था। 13.25 और डिवाइड बाई 10.6 कट कुट के कितना आता है 1.25। भाई कंसंट्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन है, देखें कि नहीं। जस्ट एक मोमेंटम दे रहा हूँ आपको, स्टार्टअप, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे तरफ से और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे निकालना क्या था, 2 ही चीज़ ना, अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ऑल्सो फाइंड आउट, थर्ड में नॉर्मलिटी। अब देखिए मोलरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी तो हाथों हाथ निकल जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिटिक एसिड, बाय एसिटिक एसिड में हाउ मेनी नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज बाय 1 मॉलिक्यूल। नॉमेनक्लेचर तो पढ़ लिए है ना, क्या समस्या है। इसमें कितना एसिडिक हाइड्रोजन है 1 है, तो यह मोनोबेसिक एसिड क्या है, तो मोनोबेसिक एसिड है तो इसका एन फैक्टर तो 1 ही रहेगा, इज इट राइट। 2 रहता तो चांस भी था, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्ट सिचुएशन, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यहाँ पे चांस है क्या, नहीं है। तो अगर एन फैक्टर 1 है तो जो मोलरिटी रहेगा वही क्या रहेगा, नॉर्मलिटी बन जाएगा, इज इट राइट। तो नॉर्मलिटी तो पूछने का मतलब है कि जस्ट ऐसे ही पूछ लिए, उसमें ऐड कीजिए। ऑल्सो फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन तो है ही। ऑल्सो फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम।
अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, 5 या 6 क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व किए हैं, डिट्टो सिमिलर कॉन्सेप्ट। सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व कीजिए एक लाइन से, और जो ऑनलाइन है वो भी सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उसमें से आप में से एनीवन जिन्होंने बायो का टेस्ट नहीं दे पाया, मतलब ऑफलाइन के वजह से, ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूँ, अब बोलेंगे ही नहीं। नहीं, बाकी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं। देखिए, सेंटर पे टेस्ट लेने का मेरा एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। रीज़न है कि 1 मिनट सब लोग रुक जाइए। आप ग्रुप में टेस्ट दीजिएगा यहाँ पे तो आपको एक टेस्ट का फीलिंग आएगा। घर पे रहिएगा तो आप अकेले ही किंग हो, राइट? घर पे अकेले हैं ना आप। प्लस देखिए, कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, बट कुछ लोग ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं बन रहा है, थोड़ा गूगल कर लेते हैं। और आज के डेट में तो गूगल पे कुछ भी क्वेश्चन डालिएगा आंसर आएगा ही पक्का, है ना? इतना सोशल मीडिया स्ट्रांग है। बेटर है कि यहाँ पे दीजिएगा तो बाकी सब लोग के बीच में कितना डिसिप्लिन, एक बेंच पे 2 बैठे हुए हैं, बैग यहाँ पे रखवा दिया गया है, तो कितना डिकोरम हाई डिसिप्लिन के साथ टेस्ट हो रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से टेस्ट दीजिएगा तो टेस्ट का जो फोबिया एक है, एग्ज़ाम फोबिया, वो खत्म होगा धीरे धीरे। यहाँ पे ज़्यादा स्पीड बन पाएगा, मतलब प्रॉपर टेस्ट का माहौल नजर आएगा। ठीक है, ये रीज़न है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप ऑफलाइन ही टेस्ट दीजिए सब लोग, और जो नहीं दे सकते हैं फिर भी उनके लिए तो फिर वो ऑनलाइन ऑप्शन है, और नहीं तो PDF शेयर करूँगा। एकदम सिस्टमैटिक बनाइए, दैट्स वाई कि मुझे भी पता चल सके, वन जैसे मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, क्या माना जाए, वॉल्यूम कितना लिया जाए? मोलरिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम से स्टार्ट कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, साथ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो 1 लीटर मतलब कितना ml? 1000 ml। यहाँ तक आ गए? क्या मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा? अगर मास का रिक्वायरमेंट रहेगा तो इसका यूज करेंगे। डेंसिटी किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन का। तो मास किसका निकाल रहे हैं? जितना हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डायरेक्टली ये लिखा जाए दिस इंटू 1.02 बजाय
ये था ml में, एक डेंसिटी किस में था, ग्राम पर ml, इसलिए मैंने ml में कन्वर्ट किया, राइट। कितना हो जाएगा, इतना ग्राम, राइट। नंबर ऑफ, जितना वॉल्यूम माने हैं यहाँ देखना है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल पाएंगे, दिस इंटू दिस करके, राइट। हाउ मच, 2 इंटू 1, कितना मोल, 2 मोल। तो क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 60, 2 इंटू 60 कितना ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास पता हो गया, सॉल्यूट का मास पता हो गया, तो क्या सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। देन व्हाट द मास ऑफ सॉल्वेंट, 1020 माइनस 120 कितना, 900 ग्राम। केजी में कितना हो जाएगा, 0.9 केजी, ये राइट। अब जो भी निकालना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या निकालना था स्टूडेंट, इसका मतलब है सर मोलरिटी से मोलरिटी आने के लिए विदाउट डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। हालांकि 1 मिनट रुके, एक फार्मूला भी दिया था आपको, याद है, लेकिन फार्मूला भी तो याद फटाक से नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा। मुझे भी पता है कि फार्मूला दे भी देंगे ना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फार्मूला ठीक है हम लोग प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर देंगे, बट बेटर क्या है बनाने का तरीका। इस बनाने का तरीका ही तो फार्मूला पे आए थे, तो बेटर है कि हम लोग बनाने का तरीका को पकड़ के रखते हैं, राइट। मोलरिटी इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय, बोलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, केजी। मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट या किसी भी टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स का को कंप्लेन करूंगा। हालांकि पेरेंट्स के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक को पता चल ही जाएगा, और अगर आपके सिंसियर पेरेंट्स हैं तो मार्क्स कम आ रहा है तो मुझसे मिलने आ जाएंगे। ऑब्वियसली अगर मार्क्स, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आसान टॉपिक है, जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, राइट, नहीं लगता 60 में कम से कम 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन का मार्क्स आना चाहिए, एट वर्स्ट 40 का तो आना चाहिए भाई, कुछ नहीं तो 30 का तो आना चाहिए। 120 मार्क्स तो डिजर्व करते हैं। यहाँ देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इतना परसेंट भी अगर मार्क्स ले आते हैं तो विद इन 2000 रैंक आ जाएगा आईआईटी में एडवांस में। ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं कि 99%, मेरा था 52%, 1920। अभी भी सेम पैटर्न चल रहा है, और बहुत लोगों को एक गलत फहमी दिमाग में रहता है कि नहीं इतना, मतलब एग्ज़ाम को इतना हाइप करते हैं कि नहीं इतना आईआईटी नाम एडवांस है, हो नहीं होगा। भाई इसमें बहुत सारा पैटर्न है। कुछ स्टूडेंट को तो मन में डर बैठ जाता है ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, कैसे होगा। भाई सारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस नहीं होती है, राइट। ओनली वन ऑप्शन भी रहता है, इंटीजर टाइप भी रहता है, कंप्रीहेंशन भी रहता है, इतना सारा सेक्शन है। और आपको 360 में 360 लाने के लिए आप पहले मत काम कीजिए, नहीं तो अपने आप को ओवर हाइप कर दीजिएगा। आपको अभी काम क्या करना है कि 15,000 सीट है तो उसमें से एक सीट बस किसी तरीके से मिल जाए, कैरियर पहले बन जाए आईआईटी में जाकर, राइट। वो सोच कर कब तैयारी कीजिएगा तो एक सीट मिलना चाहिए मेडिकल में, अच्छा कॉलेज में, एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वो सोच कर तैयारी करेंगे ना तो पहला तो एक बर्डन हटा दी, बस एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। बाद में जैसे जैसे आपका तैयारी प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाएगा, और अगर अच्छा प्रिपरेशन जा रहा है, उस कॉन्फिडेंस से रैंक इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब इतना परसेंट, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। इसे देखते हैं, ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन बैंक का अगर 90% भी क्वेश्चन बन जा रहा है आपसे, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, मतलब एकदम सही तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है। बट उसके लिए क्वेश्चन बैंक आपको देखना पड़ेगा। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना था स्टूडेंट, 2 ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना था, क्या डिवाइड कर लेंगे, यही आपका मोलिटी रहेगा। हो गया। उसके बाद क्या निकालना था, किसका, सॉल्यूट का, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाउ मच, 2 ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे।
मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता है, कितना हो जाएगा 52, राइट। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोले हैं, नॉर्मलिटी। तो जो मोलरिटी है वही तो नॉर्मलिटी है, उसमें क्या एफर्ट है, एन फैक्टर कितना 1। तो मोलरिटी जो यहाँ पे है वही मेरा क्या बन जाएगा। जब मोलरिटी दिया हुआ नॉर्मलिटी निकालना है तो ये नहीं करना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस एन फैक्टर से मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका डिफिनेशन बोलिए तो, फार्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू व्हाट 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 120, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना इनटू 100। यही तो करना था स्टूडेंट। डिवाइड कर लीजिए, कितना परसेंट आता है, कितना 11.6, 11.6% वेट बाई वेट। उसके बाद क्या निकालना था, फर्स्ट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फार्मूला क्या था, अब सही से बोलिएगा फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बोले थे, याद है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लेने के लिए बोले थे, करेक्ट, इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट 120, अब वॉल्यूम कितना मान के काम कर रहे थे, कितना परसेंट हो तो गया, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, डू इट फास्ट। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे मेरे तरफ से और ऐड कर लीजिएगा। ऑल्सो फाइंड मोलरिटी, निकालना है नॉर्मलिटी ना, ऑल्सो फाइंड मोलरिटी। मोलरिटी निकालने की तो फिर डेंसिटी देना पड़ेगा, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड आउट मोलरिटी, RITY। यहाँ सब लोग देखेंगे नॉर्मलिटी निकालने का, यहाँ देखिए, एक तरीका तो यह है कि मोलरिटी पता रहेगा तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल जाएगा, जो कि बहुत शॉर्टकट है। बट यहाँ पे मोलरिटी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या था,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यस ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइड बाय, ऊपर में इक्विवेलेंट तो नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना तो समझ में आ गया होगा। मास भी दिया हुआ है, बस एक स्टेप पीछे हैं। किसी तरीके से सर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या ये लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, है या ना। और जिसका आप बात कर रहे हैं यहाँ देखना है एवरीवन, ये सॉल्ट है राइट। सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने के लिए बताया था या नहीं बताया था। तो इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन तो सॉल्ट में जितना टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा या टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज टोटल, वही उसका एन फैक्टर रहेगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा एवरीवन, सोडियम कार्बोनेट का। वेरी गुड, करेक्ट, सबको समझ में आ गया। तो भाई इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस वन, 106, मतलब 106/2, करेक्ट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास, मास कितना दिया हुआ है 10.6 और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 10.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 106 कितना हो जाएगा 0.2। बस फार्मूला में बैठा दीजिए। अब इसका मतलब है नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.2 हो गया है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब वॉल्यूम कितना 1/4 लीटर कितना हो जाएगा 0.8 n कितना हो गया 0.8। करेक्ट है ना। देन व्हाट इज द मोलरिटी। भाई एक बार मेहनत कर लिए तो दोबारा मेहनत नहीं करना है। नॉर्मलिटी निकाल लिए तो दोबारा मोलरिटी के लिए काम करने का रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे फिर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे या नॉर्मलिटी के हेल्प से ही निकाल लेंगे। क्या रिलेशन था नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई n फैक्टर नॉर्मलिटी बाई, तो यहाँ पे मोलरिटी हो जाएगा 0.8/2 इक्वल टू व्हाट। करेक्ट है ना। चलिए एक्सरसाइज थर्ड चल रहा है ना। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड।
ओके बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बन जाएगा तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत आसान है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया जाए? 1 लीटर। तो उसमें मास ऑफ H2SO4 कितना? 9.8 ग्राम, करेक्ट। और यहाँ देखना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या रहेगा स्टूडेंट? बताए थे ना, इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन देन मैक्सिमम बेसिसिटी ऑफ एसिड पकड़ते हैं, और H2SO4 का मैक्सिमम बेसिसिटी कितना है? तो इक्विवेलेंट वेट क्या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए, 98/2 49 ग्राम, करेक्ट। तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 9.8 और डिवाइड बाई 49 कितना होगा? 0.2 या 0.02? 0.2, करेक्ट है ना। तो नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने कितना लीटर लिया है? 1। इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 0.2 N। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड छोड़ दें, आपके लिए बन जाएगा, ओके। बट ये है डाई एसिडिक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो कितना एन फैक्टर पकड़ना है? मैक्सिमम पकड़ना है। मैक्सिमम कितना है इसका? 1 मॉलिक्यूल कितना OH माइनस देगा? 2। इसका एन फैक्टर 2 लीजिएगा। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3। एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लेंगे? 2 ना। बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 74/2 37, सही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट। मास कितना दिया हुआ है? 14.8 ग्राम, इज इट राइट? 14.8 ग्राम। तो 14.8 और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 37। 37 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है देखिए तो? ओके 0.4, इज इट राइट? यही रहेगा ना, 0.4। देन नॉर्मलिटी का डेफिनेशन फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना लीटर वॉल्यूम दिया गया है? 250 ml है, इसका मतलब 2.5 लीटर। यही काम तो करना था। और इसका यूनिट क्या रहेगा? इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या यूनिट रहेगा? इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या 0.5 को 2.5 से डिवाइड कर सकते हैं? कितना रहेगा? 0.16, 0. मैं पहले नॉर्मलिटी ही निकाल दिया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पहले सॉल्व कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं है, नॉर्मलिटी सॉल्व कर लिए तो मोलरिटी निकाल लेंगे। या आपने पहले क्या मोलरिटी निकाला था क्या? कोई बात नहीं, मोलरिटी निकालिए तो उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, एक ही बात है, राइट। डायरेक्टली यहाँ पे मोलरिटी मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.16 डिवाइड बाई 2 करके कितना हो जाएगा? 0.08। उसके बाद क्या पूछा गया है? कैलकुलेट मोल इन 500 सॉल्यूशन।
यहाँ देखना है m इंटू वी गिव्स व्हाट, ये थर्ड क्वेश्चन का बात कर रहे हैं राइट। m इंटू वी गिव्स व्हाट, पूरा बात बोलिए भाई, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 500 का मतलब हाफ लीटर में पूछा गया है और m निकाला हुआ है, m कितना है 0.08 इंटू कितना लीटर, तो कितना मोल रहेगा 0. यही तो आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ओके। कैसे बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। n इंटू वी गिव्स व्हाट, आप लोग थोड़ा बोला कीजिए तभी तो समझ में आएगा, बोलने से बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। बोलिए मेरे साथ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन राइट। नॉर्मेलिटी तो मेरे हाथ में है 0.16 और वॉल्यूम कितना वॉल्यूम में पूछा गया है 400 ml में राइट। तो 400 ml का मतलब कितना लीटर 0.4 लीटर। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में लीजिएगा तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट, अगर वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तब क्या मिलेगा मिली इक्विवेलेंट। बट मुझे चाहिए यहाँ पे इक्विवेलेंट राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 इंटू 4, यही तो आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ध्यान सुनना है, सॉल्व नहीं करवाते अगर आपको रेडॉक्स नहीं पढ़ाता तो। अब रेडॉक्स चल रहा है राइट। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। क्लासरूम में नहीं लगता कि बिल्कुल टीचर के प्रेशर में हाथ चलना स्टार्ट हो जाता है, घर पे ऐसा होगा, सर सॉल्व कर देंगे, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्पीड बन पाएगा क्लास में। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए क्लास आने का, ठीक है, बहुत मिनिमम कोशिश कीजिए घर पे रहने का। थोड़ा सा ऐसा मन में रहता है कि जाने आने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे आने से बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाइएगा, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, वैसे ही पोटेशियम ब्रोमेट राइट। तो सर पोटेशियम तो है नहीं, रिएक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। कुछ सीखने के लिए बड़ा चीज़। यहाँ देखिए, पोटेशियम बोला गया है तो पोटेशियम ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए तो सही है, पोटेशियम ब्रोमेट
और ये क्या है, एक कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, कंप्लीट रेडॉक्स है या उसका हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है। और यहाँ से यहाँ तक किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है उसको निकालना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन का चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है। अब देखिए तो ये अनबैलेंस या बैलेंस्ड, हर एंगल से बैलेंस है। जब भी बोलूँगा कि अनबैलेंस या बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब होता है हर एस्पेक्ट से बैलेंस, मतलब चार्ज भी शुड ऑल्सो बैलेंस, ओके। राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0, न्यूट्रल है ना सब। यहाँ पे राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज क्या है, तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0 है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे वन ऑफ द H+ पे कितना यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1, तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा, तो ये दोनों मिलाकर टोटल चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड 0, तो और टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो चार्ज वाइज भी बैलेंस हो गया। तो कंप्लीट बैलेंसिंग का मतलब हर एस्पेक्ट से बैलेंस, ओके, पहला पॉइंट। सेकंड, इसका मतलब ये तो आज के क्लास में स्टार्टिंग तो वहाँ से ही किए थे, तो एक कंप्लीट बैलेंस है। अब यहाँ देखिए इसका एक मॉलिक्यूल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, 6, तो इसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए, 6, एकदम शॉर्टकट, राइट। इसका 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ तो समझ में आ गया। एक मिनट, अगर यहाँ पे वाटर का एन फैक्टर पूछ दें, मतलब इस गिवन रिएक्शन में अगर वाटर का इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया जाए, कुछ तो निकालना पड़ेगा। इसका 3 मॉलिक्यूल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना इन्वॉल्व रहेगा, 2, करेक्ट। डेट्स वाई इसका एन फैक्टर कितना रहेगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो आज एक शॉर्टकट ट्रिक भी तो दिए थे। इसका कोफिशिएंट कितना, 1, इसका कितना 6, इसका कितना 1, इसका कितना, और किसी एक का भी एन फैक्टर पता रहेगा तो क्या सबका निकल जाएगा, तो वहाँ से वाटर का निकालिए कितना रहेगा, डिफरेंट रहेगा या इतना ही आएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं या क्रॉस चेक कर लिए, या सेम आएगा, राइट। इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, 6, 1 एंड 3, इसका तो एन फैक्टर पता हम लोग कर लिया, तो इसका कितना है एन फैक्टर 6 ना, तो इसका भी कितना होना पड़ेगा, इसका मतलब H+ का एन फैक्टर, H+ का भी एन फैक्टर पूछा जाएगा। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, समझ गए। इसका मतलब वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना, बोलिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 इस रिएक्शन में कितना, मॉलिक्यूलर वेट, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो कितना 18/2 मतलब 9 ग्राम। एक मिनट, इसमें KBr का एन इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, मॉलिक्यूलर डिवाइड बाई, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाई 6। एक मिनट, ये तो शॉर्टकट हो गया, बट आप रेडॉक्स के क्लास में एक कौन सा हाफ रिएक्शन है स्टूडेंट, RH+, एक कौन सा एजेंट, चेंज सिर्फ किसका हो रहा है, ब्रोमीन का। अल्फा का काम अल्फा कितना, मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर ऑफ, थोड़ा सा संडे क्लास का, संडे तो कल ही था ना, रिवीजन कर लेते हैं। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का था क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे अल्फा का काम कितना का कौन करेगा, कितना वैल्यू करेगा, बोलिए भाई, जिसका चेंज हो रहा है कि ब्रोमीन का ही चेंज हो रहा है, इसका एटमॉस्फेयर कितना है 1, अब +5 से -1 में गए हैं, नहीं +5 से तो -1 और -5 का मॉडुलस इक्वल टू व्हाट, 6। लॉस या गेन, गेन। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कौन गेन कर रहा है, इज इट H+, नो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है +1, यहाँ भी तो +1 है, तो +1 से +1 ही रह गया, तो ना ही लॉस किया ना ही, ऐसे भी इसके पास लॉस करने के लिए बचा है क्या, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी लॉस कर चुका है, राइट, तो लॉस तो करेगा नहीं, तो ना ही इसने लॉस किया ना ही गेन किया, सिर्फ एक ही का चेंज हो रहा था। तो यहाँ से निकालें, या एक मॉलिक्यूल से के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वहाँ से फास्ट बोल दें, डिफरेंट आंसर है सेम आंसर, सेम आंसर है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया।
ओके, थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक वेट? चलिए, ब्रोमीन का मोटा मोटी 80 ले लीजिए, 80 एटॉमिक वेट। मॉलिकुलर वेट इसका पोटेशियम का कितना, 39 पकड़ते हैं ना, तो 39 प्लस 80 प्लस 48, दिस इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट। जोड़कर कितना आएगा? 167 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 167 ऑनलाइन स्टूडेंट, 167 डिवाइड बाय कितना, n फैक्टर 6, इट राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, राइट। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड 90 ml, मतलब वॉल्यूम कितना दिया हो गया था 90 ml, और उसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ था, तो उसके लिए कितना वेट लिया जाएगा? यहां देखिए, लेट एम इज द मास ऑफ KBrO3, सही है ना। या उतना छोड़ दीजिए, एक काम कीजिए, N इंटू वी क्या देता है? बोलिए, N इंटू वी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। वॉल्यूम कितना है? नॉर्मेटिव है कितना? 0.672, और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा? ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, करेक्ट। इक्विवेलेंट, ओके। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, एक फार्मूला तो ये भी तो था, मास बाई इक्विवेलेंट वेट, है या ना। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो मेरे हाथ में आ चुका है, दिस वन, राइट। 0.672 इंटू 90/1000, और इक्विवेलेंट वेट तो अभी वहाँ पे देखिए निकाले हैं ना, पोटेशियम ब्रोमेट का 167 और डिवाइड बाई 6, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही तो हम, मेरा आंसर रहेगा पहला क्वेश्चन का, 4 का फर्स्ट का। कैलकुलेशन करके देखिए तो आंसर आता है। आ गया है, सेकेंड बना लीजिए। आंसर तक पहुंचना है, उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके देखिए आंसर आया या नहीं आया।
अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मोलरिटी भी तो पूछा गया था। मोलरिटी क्या हो जाएगा एवरीवन? नॉर्मलिटी बाई एन फैक्टर बोल सकते हैं ना, एन फैक्टर। और नॉर्मलिटी दिया हुआ कितना था 0.672 और एन फैक्टर कितना आया था 6। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने का मेन ग्रिड क्या है कि आपको एन फैक्टर निकालने के लिए आता है, राइट। जिनका फर्स्ट 4 का ए का आंसर आ गया है वो 4 का बी बनाएंगे। मैं टेस्ट के लिए सारे ग्रुप में शेयर किया था बात। जो यहाँ पे बायो नहीं भी कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट जो कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मानते किसी का बायोलॉजी है और यहाँ पे नहीं बायो कर रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं कर रहे हैं और फिजिक्स का चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, यू कैन ज्वाइन। यहाँ देखिए, अच्छा फर्स्ट 4 का एक आंसर आया है नहीं आया है? आ गया एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट रुकेगा, ये ध्यान सुनिएगा, ये है ब्रोमेट। क्या है? बट उन्होंने मास पूछा था पोटेशियम ब्रोमेट, इसलिए मैंने वहाँ पे के कर दिया। बट यहाँ पे मैं के से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा अभी, बिना पोटेशियम डाले हुए। बैलेंस है या अनबैलेंस देखिए तो, बैलेंस है, ओके। चार्ज वाइज बैलेंस है, राइट हैंड साइड में न्यूट्रल है, ये राइट करेक्ट ना। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है 12, तो टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है 10 इलेक्ट्रॉन और 2 ये भी तो रहेगा, क्या है, तो ओवरऑल क्या है न्यूट्रल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, राइट ओके। और ये बैलेंस भी है, इसका 2 मॉलिक्यूल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट, 1 मॉलिक्यूल के लिए। फिर भी मेरे पर ट्रस्ट नहीं होता है तो इसका एन फैक्टर निकाल लीजिए। ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो उसमें अल्फा का काम 1 करेगा, ब्रोमीन का चेंज हो रहा है, +5 से 0 हुआ है, राइट। तो क्या कीजिएगा, और यस एक मिनट, इसमें ब्रोमीन का अल्फा कितना 2 या 1 भाई, 1 मॉलिक्यूल में जितना ब्रोमीन है उसको 1 मॉलिक्यूल पकड़ते हैं। एन फैक्टर निकालने क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 2 मॉलिक्यूल बोले थे या चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 से तो मल्टीप्लाई किया रहेगा बैलेंस करने के लिए, बट उस मेथड से एन फैक्टर निकालने के लिए क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, करेक्ट। ये तो एक कोफिशिएंट लिए थे बैलेंस करने के लिए, बट इसका एन फैक्टर निकालने के लिए इसका 1 मॉलिक्यूल का चेंज देखेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे ब्रोमीन का अल्फा कितना ले लेंगे 1 मॉलिक्यूल के अंदर जितना ब्रोमीन है, राइट, ना कि इसमें 4 से या 5 से मल्टीप्लाई किया, वो 1 मॉलिक्यूल का पकड़िएगा, करेक्ट ना। किसी के माइंड में आया था कि 2 बोल दें अल्फा, नहीं मेरे माइंड में आया था कि यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, राइट, बट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, राइट।
तो 1 इंटू वाट 0 माइनस 5 का मॉडुलस। तो यहाँ से जो निकालते हैं कल के क्लास के बेसिस पे या डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन तो 1 के लिए 5, ये भी तो फास्ट हो जाएंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर 1 मिनट रुकिए, एन फैक्टर ऑफ BrO3 माइनस हाउ मच 5। और अगर बोलेंगे एन फैक्टर ऑफ KBrO3 अब क्या रहेगा? तो भाई यहाँ पे जो पोटेशियम ब्रोमेट है उसमें अगर यहाँ पे पोटेशियम है और उस तरफ पोटेशियम अभी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे BrO3 माइनस का एन फैक्टर 5 बोला और मैं सेम रिएक्शन के लिए पोटेशियम ब्रोमेट, तो आपको बताया था कि कोई अगर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में अगर नज़र नहीं भी आता है, इसका मतलब उसका चेंज। तो अगर पोटेशियम का चेंज नहीं हो रहा है तो जो एन फैक्टर BrO3 माइनस का रहेगा वही तो एन फैक्टर KBrO3 का रहेगा, हाँ या ना? दैट्स वाई इसका भी एन फैक्टर कितना पकड़ना है? 5 पकड़ना है। इट राइट? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या n इंटू वी, तो n इंटू वी यहाँ पे सेम प्रोसेस 0 पॉइंट, पहले एक काम कर लीजिए, इसका मोलरिटी ही निकाल लीजिए। मोलरिटी कितना हो जाएगा सर? नॉर्मलिटी आर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और नॉर्मलिटी है 0.672 और डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करके देखिए तो आंसर आता है 0.134 डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद क्या निकालना है? मास ना, n इंटू वी क्या देता है? अगर v को लीटर में लिया जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, n कितना है? 0.672 और 90/1000, मैं 1000 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपका क्या मिल गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। किसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? पोटेशियम ब्रोमेट का, जिसका मैं बात किया गया है। तो मास ऑफ KBrO3 इक्वल टू क्या ये बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। इस फार्मूला से मास इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना एवरीवन? बट यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए में था, इक्विवेलेंट वेट वही रहेगा या अलग हो जाएगा? ए में था एन फैक्टर 6, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है? 5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए? यहां देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBrO3 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 167। 167/6 करें या 5 करें? अब 5 करेंगे, राइट। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं सर? कितना अच्छा लाइफ चल रहा था नोमेनक्लेचर में। फिर से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, वेरी सुन, डोंट वरी। मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कितना क्वेश्चन आज के डेट में आता है नीट में? केमिस्ट्री का 50, फिजिक्स का कितना? 50, और बायो कितना हो गया? 100। आउट ऑफ 200 बनाना कितना है? 180 ही, राइट। 5 ऑप्शनल है। तो भाई केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन आना है, और टोटल 11th और 12th मिलाकर 50 चैप्टर तो नहीं होगा। उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर 12 चैप्टर है तो हर चैप्टर का पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये भी पक्का मान लीजिए 11th से ज़्यादा वेटेज रहेगा, इसलिए 11th को तो लाइटली लेना ही नहीं है। 65% फिजिक्स पूरे 2 साल का तो 11th में ही है। जितना भी मेजर पोर्शन, 12th में तो बहुत सिलेबस कम है, जितना मेजर पोर्शन है
अगर 2 साल मुझे फिजिक्स में पढ़ाने लगता है तो जो 11th का पोर्शन आपका है उसे कम से कम तो 1.2 ईयर लगना चाहिए, अगर सही से पढ़ाया जाए तो। मतलब होता नहीं कि पढ़ा के अच्छा लगा, उस टाइप तरीके से पूरा मैकेनिक्स है, राइट। और सबसे ज़्यादा टाइम मैकेनिक्स में ही लगता है। लेकिन क्या सारा क्वेश्चन मैकेनिक्स से ही रहेगा? तो सर फिर भी इतना टाइम क्यों देते हैं? मैकेनिक्स इसलिए नहीं बनाते हैं कि हाँ उससे सारा क्वेश्चन आ जाएगा। मैकेनिक्स इनिशियली आपका माइंड डेवलप करता है, सोचने का कैपेबिलिटी, IQ लेवल बढ़ा देता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, राइट। तो हो जाएगा 0.672 इंटू 90/1000 इंटू, डायरेक्टली कर दिया जाए, एक कैलकुलेट कर लेंगे। ओके